नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमान जयंती पर निकले जुलूस के दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई थी और इस दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3 देसी पिस्तौल और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। इन सभी लोगों को अदालत के सामने भी पेश किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में असलम नाम का एक शख्स भी शामिल है। असलम ने ही दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा पर गोली चलाई थी। असलम से देसी पिस्तौल बरामद हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम को हुई हिंसा के मामले में दोनों ही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हनुमान जयंती के जुलूस में शामिल लोगों के पास हथियार थे और उन्होंने मस्जिद में तोड़फोड़ और भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, जबकि हनुमान जयंती के जुलूस में शामिल लोगों का कहना है कि उनके पास हथियार तो थे लेकिन हिंसा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने उन पर पत्थर फेंके। पुलिस ने इस मामले में दंगा करने, हत्या का प्रयास करने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 10 टीमें बनाई गई हैं। नफरती भाषणों के लिए सुर्खियों में रहने वाला यति नरसिंहानंद फिर से विवादों में घिर गया है। वो हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुई एक और कथित नफरती धर्म संसद में शामिल हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार को हुए उस आयोजन में आयोजकों ने हिंदुओं से हथियार उठाने का खुला आह्वान किया। वक्ताओं ने कथित तौर पर मुसलमानों की लक्षित हत्याओं का आह्वान किया। कहा जा रहा है कि इसमें शामिल होकर नरसिंहानंद ने नफरती हरिद्वार धर्म संसद मामले में मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विवादित महंत यति नरसिंहानंद के संगठन ने रविवार को हिंदुओं से अपील की है कि वो भारत को इस्लामी देश बनने से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, जिसके बाद लखीमपुर में हुई हिंसा में पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं मामले में 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था कि जमानत रद्द क्यों न की जाए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि 4 राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा के विरोधियों को अभूतपूर्व सफलता मिली है। शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया है कि इस उपचुनाव के परिणामों का महत्व बस इतना ही है कि भाजपा और उसके किराए के पिट्ठुओं द्वारा जहां देश भर में धार्मिक द्वेष का विषाणु फैलाए जाने के बावजूद 4 राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार हुई। शिवसेना ने कहा ये चुनाव जीतना सांप्रदायिक हिंसा कराने वालों के मुंह पर तमाचा है। भाजपा द्वारा जीते गए पश्चिम बंगाल के आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। वहां तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा विजयी हुए और उन्होंने भाजपाई उम्मीदवार को करीब 3 लाख से अधिक मतों से पराजित किया। शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की है। ऐसे छोटे चुनाव में ईवीएम में झोल करने में भाजपा की दिलचस्पी नहीं होती है। इसी का लाभ विरोधियों को भी मिलता है। फिर भी पूरी दृढ़ता के साथ और एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो भाजपा को पराजित किया जा सकता है। ये 4 राज्यों के उपचुनाव ने दिखा दिया है। शिवसेना ने कहा है कि भाजपा की राजनीतिक हार उसी के बिच्छू के जहर की काट है। कोल्हापुर और पश्चिम बंगाल ने यह दिखा दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुंबई में जल्द ही गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन होने की संभावना है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्र में देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। राउत ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर चर्चा की है तथा मुंबई में इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में अब रोज आ रहे कोरोना के मामलों की संख्या में भारी उछाल आने लगा है। पिछले 24 घंटों में देश में 2183 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल के 1150 मामलों की गिनती से 89.8% की उछाल है। इसके अलावा कोरोना के कारण रोज होने वाली लोगों की मृत्यु संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ये 214 हो गई है। हालांकि मरने वालों की संख्या में केरल से 62 का बैकलॉग भी शामिल है। फिर भी ये एक दिन पहले के सिर्फ 4 मौतों से बहुत बड़ा उछाल है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या में 11,558 से 11,542 की गिरावट देखी गई है।
दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 517 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल से 12% अधिक हैं। बता दें, ये नए मामले इस साल 20 फरवरी के बाद से सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि मामलों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट दर में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 5.33% से घटकर 4.21% हो गया है। दिल्ली में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1518 है, जो इस साल 3 मार्च के बाद से सबसे ज़्यादा है। रूस ने यूक्रेन पर हमलों की गति तेज कर दी है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस की गोलीबारी और हवाई हमले यूक्रेन के हर शहर में जारी हैं। इस बीच रविवार को यूक्रेन के सैनिकों ने मारियुपोल में रूस के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि देश के मारियुपोल शहर का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा। बीते 2 महीने से रूस के हमले जारी हैं। अब ये शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने CBS के कार्यक्रम में कहा कि रूस के सैनिकों ने किसी भी कीमत पर शहर का नामो निशान मिटाने की ठान ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।